हाँ जी। कमर, गर्दन को सीधा करके आंखें बंद करें। हाथों की कोई भी मुद्रा ज्ञान मुद्रा बना लें। गहरी और लंबी सांस लें धीरे धीरे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए धीरे धीरे अपने फेस के पास लेके आए और आंखों को धीरे धीरे से ओपन करें। प्रतिज्ञा करते हैं अब हम। आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है। हाँ जी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ इस वर्ष नेट जेआरएफ पेपर क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस वर्ष नेट या जेआरएफ पेपर क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। हाँ जी। एक मिनट में वीडियो ऑन करती हूँ। आप सभी को दिखाई दे रहा है? कोई भी कंफर्म करके बताएं आपको वीडियो और वॉइस बिल्कुल क्लियर है? हाँ मैम, बहुत क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एक मिनट और वेट, अभी हो ही गई ना, 45 हो गया। चलो शुरू करते हैं टॉपिक। सबसे पहले तो आप ये बताएं, आप सब फर्स्ट क्लास है? बढ़िया? राजी खुशी? घर परिवार सब ठीक है? फटाफट मैसेज करें। ठीक है, सब बढ़िया है ना? मंजुला योगा योग अलाइव ने बोला कि सब बढ़िया है। चलो ठीक है, सब बढ़िया ही होना चाहिए, है ना? शुरू करते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था? टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। आपने मेरे को एक बात नहीं याद दिलवाई, है ना? हमने कल का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो जो टीचिंग की डेफिनेशंस थी, मतलब डेफिनेशन से पहले मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर के बारे में बताया ताकि आप वो डेफिनेशन अच्छे से समझ पाए, लेकिन मैं वो डेफिनेशन बताना ही भूल गई। मैं तो बाद में ध्यान दिया कि हाँ ये डेफिनेशन तो रह ही गई, है ना? चलो, हमने कल क्या पढ़ा एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने नेचर टीचिंग फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में पढ़ा। हाँ, सब कुशल मंगल, बिल्कुल। तो हमने क्या पढ़ा कल? फॉर्मल इनफॉर्मल टीचिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने टीचिंग के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, और फिर हमने थोड़ा सा जाना कि टीचिंग के वेरिएबल्स, और वेरिएबल में हमने फंक्शन, वेरिएबल का एक फंक्शन किया था हमने डायग्नोस्टिक वाला, है ना? तो अभी आप मेरे को ये बताएं पहले, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई भी एक एग्जांपल दें। कोई भी एक माइक ऑन करके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का एग्जांपल दें। मैम, शिक्षक जो है वो इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि वो उसके ओन आइडियाज होते हैं, और स्टूडेंट जो है वो शिक्षक पे डिपेंड होते हैं। हाँ जी, चलो
अब आप ये बताओ, जैसे एक स्टेटमेंट है कि फास्ट फूड इंक्रीज द बॉडी वेट। ईटिंग फास्ट फूड खाने से बॉडी का वेट इंक्रीज होता है, ठीक है। इसमें से आप मेरे को ये बताएं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। हाँ, भारती जी ने अपना हाथ उठाया है। हाँ जी भारती जी, आप बताएं डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है। फास्ट फूड जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो वेट बढ़ता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देवेंद्र कुमार जी ने बिल्कुल सही बताया। इंक्रीज करता है आपका वेट, तो जहाँ पे अब वेट हमारा डिपेंड हो चुका है किसके ऊपर, फास्ट फूड के ऊपर, तो ये क्या होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अच्छा, अभी मैं नाम लेती हूँ, मेरे को कोई भी 5 करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं टीचिंग के, ठीक है, कोई भी 5 करेक्टरिस्टिक्स, कोई भी एक बता दें अपनी मर्जी से, जिसको भी अच्छे से रिवाइज हो, कोई भी 5 करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएं। भारती जी ने हाथ कर रखे हैं अपना, कोई और, किसी और को पता है? उषा, उषा जी आप बताएं। रश्मि ने भी बोला है। उषा जी आप बताएं, अपना माइक ऑन करके। शायद मेरी आवाज आ नहीं रही उनको। भावेश जी आप बताएं। जी, the development हाँ of the जी, teaching development, the goal हाँ जी, oriented, बिल्कुल। हाँ जी, interactive person and guidance, हाँ जी, facility learning। हाँ जी, बिल्कुल हो गया, 5 हो गए, ठीक है। इसके अलावा कोई और 5 बताएं, किसी और को पता हो तो। कोई भी एक। मैम मैं बोल सकती हाँ जी, हाँ जी भारती जी आप बोले। ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, बिल्कुल। और लिंग्विस्टिक प्रोसेस, हाँ जी, गाइडेंस होता है इसके अंदर, हाँ वो तो और भावेश जी ने भी बताया था। हाँ जी, और बताएं। और फैसिलेट लर्निंग, हम्म, और प्रिस्क्रिप्शन, बिल्कुल। और एक और ठीक होगा, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग स्टिमुलस। है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, चलो, मेरे को लगता है कि कल वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया है ना। अब आगे करें, एक बार फटाफट बोलो कि हाँ या ना, जल्दी मैसेज टाइप कर दो। हाँ जी मैम, यस मैम। कर दे शुरू। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको। करना साथ में ना, कॉपी पेन रखना अपने पास, कुछ चीजें नोट करने की आएंगी। हमने क्या देखा था कल, जो हमने वेरिएबल देखे थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक क्या था, इंटरवेनिंग वेरिएबल। क्या था, इंटरवेनिंग वेरिएबल। ये ना इधर पेन नहीं अच्छा चलता इसके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, हमने इन 3 वेरिएबल के बारे में पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, इंटरवेनिंग क्या होता है। अब उनके फंक्शन हमने देखा था कि एक काम करता है आपका डायग्नोस्टिक फंक्शन होता है, एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव, एक होता है इवेलुएट करने का। ठीक है, डायग्नोस्टिक फंक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको बताती हूँ। डायग्नोस्टिक फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, हाँ, देखो अभी दिखाई दे रहा होगा आपको। डायग्नोस का मतलब क्या होता है कि बस पहले हम डायग्नोस करते हैं, है ना, पहले हम चेक करेंगे कि कैसा एनवायरनमेंट है, कैसी चीजें हैं। जैसे इन्होंने बोला कि पहले हम स्टूडेंट का बिहेवियर चेक करते हैं, है ना, उसका बिहेवियर कैसा है फर्स्ट पॉइंट में। फिर हम क्या चेक करते हैं, स्टूडेंट का बिहेवियर हमने चेक किया, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, हम हमने उनको चेक किया। फिर हमने देखा कि हमने ना अपने कंटेंट को क्या किया, एनालाइज किया, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको एक बार एनालाइज किया कि इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हमें इसमें एडिशनल डालना है, और क्या ये इतना इनफ है। उसको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज किया कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव को, जो हमारा स्टडी मटेरियल है, वो क्या हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकता है। फिर हमने हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के बारे में भी देखा, और एनवायरमेंटल फैसिलिटीज के बारे में भी डायग्नोस किया, क्या जो एनवायरमेंटल फैसिलिटीज हमारे पास है क्या वो इनफ है,
मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चों को कंफर्टेबल तरीके से वो पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है। फिर हमने देखा हीज वॉन पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी। हमने यहाँ पे डायग्नोज, स्टूडेंट भी क्या करते हैं, टीचर भी अपने आप को डायग्नोज करते हैं स्टूडेंट को, जैसे टीचर ने स्टूडेंट को डायग्नोज किया, टीचर अपने आप को भी करेगा। टीचर किसको करेगा? अपने आप को भी करेगा। स्टूडेंट टीचर को देखता है और स्टूडेंट अपने आप को भी देखता है। ये लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आप हायर क्लासेस में हो तो वहां पे स्टूडेंट अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं। लोअर क्लासेस के अंदर स्टूडेंट शायद अपने आप को एनालाइज ना कर पाए, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है उसको करने में। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, जो स्टूडेंट है वो भी अपनी देखता है स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है उसकी, है ना। यहाँ पे एक्सेस वन सेल्फ इन टर्म ऑफ टूल्स ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट भी अपने आप को एक टूल ऑफ लर्निंग की तरह देखता है, ठीक है। टू मेक द एफर्ट फॉर नोइंग अबाउट द टीचर एंड टीचर टेक्निक्स। स्टूडेंट ये देखता है कि भाई टीचर कितने आपको एफर्ट लगा रहा है, कितनी टेक्निक्स, टीचिंग टेक्निक्स को वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट डायग्नोज करते हैं, यहाँ पे टीचर डायग्नोज कर रहा है। तो डायग्नोज का काम था ये, मतलब डायग्नोज करना, एक तरीके से पता लगाना, ठीक है। ये तो हमने कल कर लिया था। उसके बाद हम आगे देखते हैं प्रिस्क्रिप्टिव और इवेलुएटिव के बारे में देखते हैं हम। देखो, प्रिस्क्राइब करना, अब क्या किया, टीचर ने डायग्नोज कर लिया, टीचर ने समझ लिया कि हमारी क्लास के अंदर ना ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये देख लिया। अब उसको वो क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, कंटेंट को मैंने एनालाइज किया था, कहाँ पे, डायग्नोज वाली प्रोसेस में। अब मैं क्या करूंगी, अब जो एक्यूरेट, जो मेरे को कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, मैं वो कंटेंट क्या करूंगी, सिलेक्ट करूंगी। उस कंटेंट को मैं ऑर्गेनाइज करूंगी, एक पैटर्न में बनाऊंगी कि पहले ये करवाऊंगी, फिर इसके बाद ये, फिर उसके बाद ये होगा। एक प्रॉपर सीक्वेंस हम क्या करेंगे, इसकी बनाएंगे, ठीक है। और क्या करते हैं हम, प्रिस्क्राइब क्या क्या करते हैं। अब हमने देखा कि क्या क्या टीचिंग टेक्निक्स यूज हो रही थी। अब हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि मेरे को क्या टीचिंग टेक्निक यूज करनी है, क्या मैं, मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मेरा फीडबैक डिवाइस। अब इसमें इवेलुएशन का भी वो देखते हैं कि मैं फीडबैक, जो फीडबैक मेरे को देना है, फीडबैक एडवाइस जो देनी है, वो किस तरीके से दूं कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक स्टूडेंट अलग अलग होता है, हर किसी की अपनी लर्निंग पावर होती है, हर किसी का अपना एक अपना एक लेवल होता है ना। तो टीचर यहाँ पे ये भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का क्या व्यू है अमंग द स्टूडेंट। वो उनको एडवाइस देता है, हर एक इंडिविजुअल को बताता है कि आपकी वीकनेस यहाँ पे है, आपका काम यहाँ पे। वो प्रिस्क्राइब करता है पहले एक बार, उसने इन सब चीजों के बारे में बताया। नेक्स्ट क्या करता है, अरे, सीकिंग एसेंशियल कोऑपरेशन फ्रॉम द स्टूडेंट फॉर अ पर्पसफुल इंटरेक्शन। यहाँ पे क्या करते हैं टीचर, देखो, सीकिंग मतलब होता है किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, खींचना, है ना। तो स्टूडेंट से वो क्वेश्चन भी निकलवाता है, ये नहीं कि उसने सिर्फ बता दिया। वो स्टूडेंट से पूरा कोऑपरेशन लेते हैं, वो बोलते हैं कि तुम ये करके दिखाओ, तुम ये बताओ कैसा होता है, ताकि एक इंटरेक्शन बना रहे। अगर केवल टीचर टीचर बोलता रहेगा, स्टूडेंट से वो कुछ नहीं पूछेगा या नहीं करवाएगा, तो वहां पे इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। वो तो वन साइडेड टीचिंग हो जाएगी, सिर्फ वो पढ़ा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या भी करेगा साथ में, seeking essential cooperation from the student for the purposeful interaction, ठीक है। और इसके अंदर ध्यान देना, यहाँ पे टीचर ज्यादा एक्टिव है, ये पॉइंट नोट कर लेना, इसके अंदर है नहीं भी। इसके अंदर क्या है, टीचर क्या होगा, एक्टिव ज्यादा होगा। टीचर एक्टिव ज्यादा है, स्टूडेंट एक्टिव कम होता है। यहाँ पे मैक्सिमम काम टीचर का होता है, ठीक है। ये तो आपका प्रिस्क्रिप्टिव के बारे में था, नोट कर लेना कि यहाँ पे टीचर एक्टिव ज्यादा है। अब देखो, उसने प्रिस्क्राइब कर दिया, उसने बता दिया, ठीक है, उसने टेक्निक्स भी फॉलो कर ली। उसके बाद जब वो टेक्निक फॉलो कर देता है, प्रिस्क्राइब कर देता है, वो देखता है, इवेल्युएशन करता है, उसका इवेल्युएट करता है। वो पता करता है कि जो मैंने प्रिस्क्राइब किया था, जो मैंने उनको बताया था, जो टेक्निक्स बताई थी, या जो मैंने यहाँ पे फीडबैक दिया था, उनको एडवाइस जो दी थी एज अ फीडबैक, क्या वो कितना असर हुआ है उनको, क्या वो उनके लिए यूजफुल रही या नहीं रही। अब जैसे मान लो, अब मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करवा दिया, आपने नेट का पेपर दे दिया, तो मैं आपको बाद में ये पूछूंगी कि जो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड करवाया, क्या वहां से जो क्वेश्चन जो मैंने बताए थे, क्वेश्चन आए, क्या आप वो अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। ये मैं आपसे फिर, ये मैं आपका क्या कर रही हूँ, मैं खुद भी पूछ रही हूँ, खुद भी अपना इवेल्युएशन कर रही हूँ, और बच्चों से भी करवा रही हूँ। इवेल्युएट करने का काम भी यहाँ पे करते हैं। लेकिन एक मिनट, मैं थोड़ा सा स्लाइड को आगे करती हूँ। यहाँ पे ध्यान देना कि
इसके अंदर स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव रहते हैं, स्टूडेंट से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, यहाँ पे टीचर तो नोट करते हैं सब चीजों को, यहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव होगा। दे हैव रिस्पॉन्ड, स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। इवेलुएट द प्रोग्रेस इन टर्म ऑफ द एबिलिटीज एक्वायर्ड एंड द बिहेवियर चेंज। देखो वो क्या क्या चेक करता है, एक टीचर क्या चेक करेगा इवेल्युएशन के अंदर, कि वो उसकी एबिलिटीज को चेक कर सकते हैं, उसने जो भी प्रोसेस किया उससे उसकी एबिलिटी कितनी बढ़ी, उसके बिहेवियर में कितना चेंज हुआ, और उसने क्या नया बिहेवियर एक्वायर किया। ये सब चीजें वो कहाँ चेक करते हैं, सॉरी कहाँ चेक करते हैं वो, एक मिनट क्या हो रहा है ये, हाँ जी, वो चेक करते हैं इवेल्युएशन के अंदर। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल के काम है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करके बताती हूँ, वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग। इंटरवेनिंग का भी काम आ गया यहाँ पे। इंटरवेनिंग में काम क्या आया, इंटरवेनिंग वेरिएबल का यहाँ पे काम क्या आता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल का काम यहाँ पे क्या आता है, टीचिंग टेक्निक्स को यूज करता है। मैम जो उसके स्ट्रेटजीज हैं, फीडबैक वगैरह, तो वो आपका वो इंटरवेनिंग वेरिएबल हो जाएगा ना? हाँ 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 जी, देखो सुनो आप मेरी एक बार पहले सुनो। तो हाँ, यहाँ पे जो टेक्निक्स आ गई है ना, जो भी फीडबैक एडवाइस देने के लिए, जो भी उसने प्रिस्क्राइब करने के लिए, जो भी या इवेल्युएशन करने के लिए जो भी उसने तरीका अपनाया, जो भी उसने क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन ऐड किया, इंटरव्यू लिया, जो भी तरीके से टेस्ट लिया, वो सारा क्या आ गया, इंटरवेनिंग वेरिएबल आ गया। जो भी मटेरियल, जिस भी मटेरियल से उसने पढ़ाया वहां पे वो हो गया इंटरवेनिंग वेरिएबल का काम। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा होप्सो के टॉपिक। यहाँ पे होता है कि प्रिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव और इवेलुएट। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना एक बार इस चीज पे। फेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, फेज ऑफ टीचिंग क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। फेज ऑफ टीचिंग किसको बोलते हैं, देखो हम जब एक टीचिंग प्रोसेस होती है ना, जब क्या होती है, एक टीचिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, तो उसके अंदर हम बहुत सारे स्टेप फॉलो करते हैं। टीचिंग प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्टेप को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, है ना। तो जो वो स्टेप हम फॉलो करते हैं, डिफरेंट स्टेप जो फॉलो करते हैं, जो वो प्रोसेस कहलाती है, टीचिंग प्रोसेस के अंदर जो हम स्टेप फॉलो किया है, या जो वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो टीचिंग के 3 फेज आते हैं। मतलब टीचिंग में आप क्या करते हो, पहले आपका फेज आता है प्री एक्टिव, सेकेंड फेज आता है आपका इंटरेक्टिव। ठीक है, सेकेंड फेज क्या आएगा आपका, इंटरेक्टिव आएगा। फिर क्या आएगा आपका, पोस्ट एक्टिव फेज आएगा। फेज ऑफ टीचिंग मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि टीचिंग के लेवल, मतलब पहले हम प्री एक्टिव करेंगे, फिर हम इंटरेक्टिव करेंगे, फिर हम पोस्ट एक्टिव करेंगे। पोस्ट एक्टिव के बाद फिर दोबारा से हम क्या करते हैं, प्री एक्टिव करेंगे, फिर इंटरेक्टिव करेंगे, फिर पोस्ट एक्टिव करेंगे। ठीक है, उनके बारे में अब स्टडी करने वाले हैं। कितनी चीज समझ आई आपको, एक बार कोई माइक ऑन करके बताएं। कोई भी एक माइक ऑन करके मेरे को इन्फॉर्म यस करें। मैम, आ गया। हाँ जी, तो फेज ऑफ टीचिंग बोल सकते हैं कि ये स्टेप है कि पहले आप प्री एक्टिव पे जाते हो, फिर आप इंटरेक्टिव पे जाते हो, फिर आप पोस्ट एक्टिव पे जाते हो। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, इंटरेक्टिव टीचिंग के दौरान, पोस्ट टीचिंग प्रोसेस टीचिंग प्रोसेस होने के बाद। ठीक है, चलो प्री एक्टिव पे आते हैं हम। प्री एक्टिव का मतलब क्या होता है, प्लानिंग। एक तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। क्लास में जाने से पहले एक टीचर क्या करता है, प्लानिंग करता है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे को पढ़ाने से पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि मेरे को पहले तो देखो प्लानिंग में सबसे पहले क्या इंक्लूड होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव इन अ टर्म ऑफ प्यूपिल लर्निंग। प्यूपिल यहाँ पे है स्टूडेंट। ठीक है, हम मैं पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है करवाने का। मेरा ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करवाना है ना। तो मैंने पहले डिसाइड किया कि क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है, आइडेंटिफाई किया मैंने,
फिर मैं क्या करती हूँ कि मेरे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मेरे को क्या तरीका अपनाना है, कौन सी मेथोडोलॉजी को मेरे को अडॉप्ट करना है कि मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाए। फिर मैं थर्ड क्या करती हूँ, टीचिंग एड्स को यूज करती हूँ। ये देखूंगी, यूज नहीं, मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे को क्या क्या टीचिंग एड्स यूज करने हैं, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, या और इसको आसान तरीके से थोड़ा सा और समझा जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं सिलेक्शन करूंगी, ठीक है, मेरे को क्या कंटेंट पढ़ाना है। फिर मैं उस कंटेंट को क्या करती हूँ, सिलेक्शन किया कि मेरे को आज ना तुमको फेज ऑफ टीचिंग करवाना है, तो मैंने सिलेक्ट किया। अब फेज ऑफ टीचिंग को मैंने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया कि पहले ये करवाऊंगी, फिर ये, फिर इसके बाद ये होगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने देखा जस्टिफिकेशन। हम ये भी डिसाइड करते हैं कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ या जो मैं ये फेज ऑफ टीचिंग पढ़ा रही हूँ, ये कोई बेफिजूल में तो नहीं है। क्या ये आपके प्रिंसिपल्स जो आपने, आपका जो एम है एक तरीके से, जो या टीचिंग के मैक्सिमा है, जो आपने सोच के करवाना है कि भाई ये नेट जेआरएफ में ये टॉपिक आएगा कि नहीं आएगा, मैं ये भी डिसाइड करती हूँ। कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं करवाना, जो आपका पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं वो आपको यहाँ पे वो काम आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड द टीचिंग मैक्सिमम विच आर टू बी यूज्ड, ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे डिसाइड करती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि मेरे को टीचिंग मेथड कौन सा अपनाना है, कौन सा अप्रोप्रिएट आपको मेथड मेरे को करवाना है, सिलेक्शन करती हूँ मैं यहाँ पे टीचिंग मेथड का। नेक्स्ट हम करते हैं डिसीजन रिगार्डिंग। अब देखो टीचिंग मेथड के बहुत सारे वो हो सकते हैं। अभी देखो जैसे हम तो लेक्चर मेथड कर रहे हैं, है ना, ऑनलाइन में आपको इसे मीट पे पढ़ा रही हूँ। और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं टीचिंग के, आगे जैसे हम टीम टीचिंग पढ़ने वाले हैं, है ना, तो बहुत सारे मेथड है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, फिर मैं देखती हूँ ये प्री एक्टिव फेज में ही मैं डिसाइड करती हूँ कि एक तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को क्या करवाना है, कैसे करवाना है, क्या मेरा वो ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है, कौन से मेथड मेरे को यूज करने हैं। लास्ट में क्या देखती हूँ कि मेरे को इवेल्युएशन कैसे करना है, मैं ये भी पहले ही डिसाइड करती हूँ कि मेरे को अब मैंने आपको ये टॉपिक करवा दिया तो इसके बाद मैं आपका इवेल्युएशन कैसे करूंगी, मैं आपका ओरल टेस्ट लूंगी या रिटन टेस्ट लूंगी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुट आउट करने हैं मेरे को आपको, ये भी मैं पहले डिसाइड करती हूँ। ये एक अच्छे टीचिंग के लिए एक लेसन को प्रिपेयर करने के पूरे तरीके होते हैं। और अगर कोई टीचर इस तरीके से पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, अगर कोई टीचर प्रिपेयर कर लेता है तो एक लेक्चर को डिलीवर करना ना बड़ा आसान हो जाता है। एक सिस्टमेटिक तरीके से आपका क्या करता है, सारा का सारा काम चलता है। ये था आपका सॉरी ये था आपका प्री एक्टिव फेज। समझ आया आपको? प्री एक्टिव फेज समझ आया? हाँ हाँ जी। उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। क्या बोला इन्होंने? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हाँ जी, तो आप इस चीज से क्या समझते हो? नहीं, चलो मैं बताती हूँ, ज्यादा टाइम हो जाएगा फिर तो। उठो, जागो और तब तक चलो जब तक आपको आपके लक्ष्य की क्या ना हो जाए, जब तक आप अपने एम को अचीव ना कर लो। तो इसमें तो वैसे सिंपल ही है। मेरे को एक स्टोरी याद आती है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। देखो क्या था। अच्छा पहले बताओ, सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? सुनाइए मैम। ठीक है ना, कभी ना कहीं ऐसे हो जाता है कि टॉपिक के बीच में कैसे आप स्टोरी सुना रहे हो, थोड़ा सा बना रहेगा ना, मन सा लगा रहता है, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं काफी टाइम अगर ऐसे ही रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो। ठीक है, स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। क्या था, एक ना भाई गोलू मोलू सा लड़का, ठीक है, गोलू मोलू मतलब थोड़ा सा हेल्दी था, मोटा सा, है ना, और एक पतला, वही मोटू पतलू की जोड़ी, कार्टून तो देखा ही होगा। तो ऐसे ही एक ना मोटू पतलू की जोड़ी थी, दोस्त थे वो, मतलब लंगोटिया यार थे, है ना, बिल्कुल बचपन के दोस्त। एक टाइम क्या हो रहा कि वो ना एक जगह खाली मैदान में कहीं खेल रहे थे, ठीक है, या कोई जंगल में लगा लो, किसी भी जगह पे वो खेल रहे थे, दोनों खेल रहे हैं। और गुगलू मुगलू क्या है, खेलते खेलते ना वहां पे कोई एक कुआं था, ठीक है, वो कुएं में जा गिरा, गिर गया भाई वो तो, है ना। और उसके दोस्त का बिल्कुल, दोस्त मोटे वाला कुएं में जा गिरा, पतले वाला बेचारा खड़ा है, वो घबरा गया कि मेरा दोस्त है ये, मैं क्या करूं। उसने बिल्कुल टाइम ना गवाए, क्या किया,
वो थी, क्या बोलते हैं, वो नहीं होती है कुएं में बाल्टी, क्या बोलते हैं उसको, ये रस्सी बताना। रस्सी। हाँ, रस्सी के साथ बाल्टी भी होती है ना। तो उसने ना बिल्कुल टाइम ना गवाए, उस बाल्टी को रस्सी के साथ कुएं में डाला, और उसने ये बोला कि दोस्त तू एक काम कर, ये बाल्टी को पकड़ या इस रस्सी को पकड़, मैं तेरे को ऊपर खींचता हूँ। अब वो तो मोटा है, ये पतला है, लेकिन फिर भी अगले ने ना बिल्कुल, एक टाइम वो सिचुएशन ऐसी थी, एकदम से घबराहट ज्यादा थी, उस दौरान उसने उसको खींचा, खींचता रहा ऊपर, है ना। तब तक खींचता रहा जब तक वो ऊपर नहीं आया। तो फिर क्या हुआ, वो मोटा जो इंसान था, नहीं जो उसका दोस्त था, वो ऊपर आ गया तो उसने बचा लिया। बचाने के बाद वो गए भाई गांव में, अपने गांव में जहाँ पे वो घर में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके ये गिर गया था और मैंने इसको बाहर निकाला है। अब गांव वाले तो कोई भी विश्वास ना करे कि ये पतलू सा, हाँ, इसको इसने बाहर निकाल दिया, कोई विश्वास नहीं कर रहा वहां पे उनकी बातों का। लेकिन वहां पे एक ओल्ड मैन थे, बड़े समझदार थे वो, उन्होंने मान लिया, वो समझ गए कि हाँ इसने किया है, ये निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ से दो चीजों का कंक्लूजन निकल के आता है हमारी स्टोरी से। सबसे पहले कि जब उसने उसको निकाला ना, निकाल रहा था वो, कंटिन्यू करता रहा, जैसे उठो जागो और लगे रहो, कब तक लगे रहो, जब तक आपको आपका एम ना मिले। वो तब तक बेचारा लगा रहा जब तक उसको एम नहीं मिला। वो छोटा सा था, पतला सा था, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू करता रहा कि नहीं, मेरे को तो मेरे दोस्त को बाहर निकालना, उसके अंदर एक मोटिवेशन था। दूसरा क्या था, हमारे पास पता है क्या होता है, देखो, जैसे आप योगा की फील्ड में हो, है ना। वैसे मेरे को पता नहीं है रिकॉर्डिंग में बात बोलनी है कि नहीं बोलनी, चलो फिर भी बोल देती हूँ, वो तो अपने आप देख लेंगे रिकॉर्डिंग वाले। योगा के फील्ड में हैं हम, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, आपको भी बोला होगा किसी ने, कि जो मतलब जिनके ना आसन बहुत अच्छे बनते हैं, जो प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं, वो बोलते होंगे कि ना आने वाले 3 सालों में तो योगा ट्रेनर इतने हो जाएंगे कि घर घर ट्रेनर होगा, और ये बिल्कुल ही सस्ते में ऐसे ही घूमेंगे, कोई वैल्यू नहीं होगी आने वाले समय में। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो आपको ऐसी बात बोलते होंगे। लेकिन इस स्टोरी से क्या पता चला कि जब उसने उसको लड़के को बाहर निकाला ना, तो उसके आसपास कोई नहीं था, वहां पे आसपास कोई नहीं था, उसको कोई ये बोलने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, है ना। ये बोलने वाला ही नहीं था, उसके अंदर ये बात ही नहीं आई कि मैं ये नहीं कर सकता। तो हम तो नहीं कर सकते हमारे आसपास की, हम हमारे आसपास के सारे लोगों को इग्नोर कर दें कि यहाँ पे कोई ना हो, होंगे, जरूर मिलेंगे आपको ऐसे बोलने वाले। लेकिन हमें भी बस क्या करना है, कंटिन्यू लगे रहना है। आपको बस इतना करना है कि आप अपने स्किल में परफेक्ट बने। कंपटीशन तो हर फील्ड के अंदर है, किसी भी फील्ड में चले जाओ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उभर के और अपने एम को वही अचीव करते हैं जो उनसे अलग होते हैं, है ना। आपको ये ध्यान नहीं देना कि कितने लोग अच्छा करते हैं कितने नहीं करते, आपको अपना अच्छा करना है, आपको अपने अपर लेवल पे जाना है, तो आप जरूर कुछ ना कुछ कर जाओगे। तो मतलब स्टोरी यही थी कि भाई लगे रहो, कंटिन्यू करते रहो, मोटिवेशन बना के रखो, कोई आपको कुछ मर्जी बोले, लेकिन आप एक बार डिसाइड कर लो कि मेरे को ये करना है। कई बार ऐसा लगता है बच्चों को, हमें मैथ नहीं आता, लोग बोलते हैं, डिमोटिवेट भी बहुत करते हैं कि यार तुझसे नहीं होगा, रहने दे, ये नहीं हो सकता। हम खुद भी कई बार अपने मन में सोच लेते हैं कि ना यार ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे। तो ऐसा नहीं सोचना, करते रहना है। समझ आई बात? अच्छी थी मैम स्टोरी। है ना। तो बस ऐसे ही लगे रहो, करते रहो। तो अब हम अपने टॉपिक पे चले। चलो, हाँ जी, चलो चलते हैं। तो हमने देखा कि भाई उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए, ये स्वामी विवेकानंद जी ने हमें बात बोली है। अब हम आगे चलते हैं। देखो, हाँ, रिएक्टिव के अंदर हम पहले क्या काम करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या वो हमारे मतलब जो हमने ये सिस्टम लिया है, मटेरियल जो भी हम पढ़ाने वाले हैं, क्या वो हमारे प्रिंसिपल को जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए, मतलब मैं कभी ऐसा टॉपिक तो नहीं करवा रही जो आपके टॉपिक से रिलेट ही नहीं करता, जहाँ से कुछ आने वाला ही नहीं है। फिर मैंने क्या किया, सिलेक्शन किया टीचिंग मेथड्स का, मेरे को क्या क्या टीचिंग मेथड आपको करवाने हैं, किस तरीके से मेरे को करवाना है। उसके बाद मैंने क्या किया, डिसीजन लिया इसके बारे में कि भाई क्या क्या टूल्स मेरे को यूज करने हैं प्रिस्क्राइब करने के लिए या इवेलुएशन करने के लिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आते हैं इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज होता है जिस दौरान अब आप क्लास में चले गए, है ना, अब आपने क्लास के अंदर एंट्री ले ली, जो आपने तैयारी की थी अब वो आपको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन मतलब अब आपको वहां पे वो सब चीजें प्रिपेयर करके दिखानी है, आपको वो सब अप्लाई करना है वहां पे। तो आप जाते ही पहले इंटरेक्टिव फेज में क्या देखते हो, पहले तो आप देखते हो सेटिंग क्लास की, है ना। हम सबसे पहले कंसंट्रेशन करते हैं क्लास का साइज, साइज कितना बड़ा है, ठीक है। फिर देखते हैं कि स्टूडेंट का मूड भी है कि नहीं है पढ़ने का, आज हेल्पिंग मूड है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि टीचर आता है पढ़ा जाता है लेकिन बच्चों का शायद मन नहीं होता उस दिन पढ़ने का, है ना। तो फिर वो जो उन्होंने पढ़ाया है, तो हमारा मोटिव, मेन मोटिव तो लर्निंग है ना। अगर बच्चों का ही मूड नहीं होगा लर्निंग करने का, या तो हमें वो मूड बनाना पड़ेगा। और अगर एक आदत चलता भी है यार ऐसा, अगर नहीं है ना मूड तो कोई बात नहीं, आप फिर भी कुछ ना कुछ उनको और चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है टीचिंग के अंदर जो आपके लाइफ टाइम काम आते हैं, कुछ और बातें बता सकते हो उनको, अपना कोई एक्सपीरियंस बता सकते हो। तो वो क्या देखते हैं, स्टूडेंट का हेल्पिंग मूड देखते हैं। फिर क्या देखते हैं, ये भी देखते हैं कि क्लास में जाते ही पता चल जाता है कि हाँ वो लास्ट में दो बच्चे या स्टार्टिंग के दो बच्चे ज्यादा उछल रहे हैं, है ना। स्टूडेंट प्रॉब्लम क्रिएटिंग टेंडेंसी भी वो देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वो अपनी पर्सनैलिटी को भी दिखाते हैं कि भाई इंप्रेसिव पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी वो शो करते हैं। फिर लर्नर के बारे में जानते हैं, अब वो क्लास में आ गया, उसने क्लास का साइज देख लिया, अपने बारे में भी बता दिया, ठीक है, सब कर लिया। वो देखते हैं कि लर्नर को पहले नॉलेज कितनी है, प्रीवियस नॉलेज के बारे में वो चेक करते हैं कि आपको इस टॉपिक के बारे में पहले कितना पता है। थोड़ा सा नाम वगैरह जानने की कोशिश करते हैं ना क्लास में, तुम्हारा क्या नाम है, तेरा क्या नाम है ना, नाम बता एक बार मेरे को। और आपको कितना आता है, आपने क्या किया है, तो सब चीजें पूछते हैं एक बार बच्चों से, उनको जानने की कोशिश करते हैं कि उनका बिहेवियर, उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या वो करना चाहते हैं। फिर वो अपनी टीचिंग को स्टार्ट करते हैं। टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक आते हैं इनिटेशन, और क्या आता है रिस्पॉन्स, इनिशिएट करना एक तरीके से, इनिशिएशन। स्टार्ट इनिशिएशन का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से उसने स्टार्टिंग कर दी, वो पढ़ा रहा है, और जो उसने करवाया काम उसको बोलता है कि उसने स्टार्ट किया। और फिर क्या करता है, वो रिस्पॉन्स देखता है बच्चों का, उसने करवा दिया, साथ में चेक करेगा कि बच्चों का रिस्पॉन्स क्या आया है। तो टीचिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर दोनों चीजें होती है, जब तक वो करवाएगा नहीं तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर वो वापस कैसे करवाएगा, पता कैसे चलेगा उसको मेरे को क्या करवाना है क्या नहीं करवाना आगे, ठीक है। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं कि वर्बल इंटरेक्शन होते हैं। अगली एक मिनट रुक जाओ, मैं स्लाइड को आगे रखती हूँ। इसके अंदर क्या होता है, जो इनिशिएशन और रिस्पॉन्स है, ये क्या है आपके वर्बल इंटरेक्शन, ठीक है। वर्बल मतलब बोल के ही होने वाले काम होते हैं, कि आप बोल के ही पढ़ाते हो, बच्चों से रिस्पॉन्स लेते हो, बच्चे इशारे इशारे में बोल देंगे कि भाई ऐसे आंख ना, ऐसे पलकों को ऐसे ऐसे नीचे नीचे करेंगे या ऐसे गर्दन हिलाएंगे, तो इतना क्लैरिटी नहीं आती जब तक आप बोलोगे नहीं। एक केवल गर्दन हिलाने से आपको ये नहीं पता चलेगा कि उनको वो चीज कितनी समझ आई है, और क्या टॉपिक नहीं समझ आया, क्या पॉइंट नहीं समझ आया, तो बोलना तो पड़ेगा, वर्बल इंटरेक्शन जरूरी होता है। तो ये क्या था आपका, ये था आपका इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज के अंदर हम ये सब चीजें करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पोस्ट एक्टिव, एनालाइज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब पोस्ट एक्टिव में आपने पढ़ा दिया, ठीक है, आपने अपनी क्लास का करवा दिया, उसके बाद आप देखो क्लास खत्म होने से पहले भी आप क्या कर सकते हो, बच्चों से ओरल टेस्ट ले सकते हो, है ना, एक्टिविटीज करवा सकते हो, ऑब्जर्व रिएक्शंस कर सकते हो, बच्चों के रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। कई बार क्लास खत्म होने के बाद ना बच्चे ऐसे जुबाई ले रहे होते हैं, ऐसे बुड़ाई सी लेते हैं, है ना, मतलब वो बोर हो गए बहुत, मतलब थोड़ा सा आप ऐसे बिहेवियर को भी चेक कर सकते हो, उनके क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हो, उनके बिहेवियर को मेजरमेंट कर सकते हो। ये मतलब पोस्ट एक्टिव की चीजें होती है कि आपको किस तरीके से उनको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या होता है, एक्टिविटी सजेस्ट, ये बोलते हैं कि भाई आप क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हो, सजेशन दिया है यहाँ पे। डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ चेंज, भाई आप ये डिफाइन करते हो इस फेज के अंदर कि उनके अंदर एग्जैक्ट कितना चेंज आया है। डायमेंशन मतलब होता है, डायमेंशन मतलब कैसे बताऊं, कि भाई कितने हद तक चेंज आया है बच्चों के अंदर, एग्जैक्ट बताते हो कि हाँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया, ठीक है, एग्जैक्ट होगा। सिलेक्शन भी हम करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग डिवाइस एंड टेक्निक्स। वैसे ये पॉइंट ना, सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग डिवाइस एंड टेक्निक्स का आना तो चाहिए आपके प्री एक्टिव में, है ना।
यहाँ इसका थोड़ा सा यूज नहीं बनता, सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग डिवाइस एंड टेक्निक्स। हाँ, ये इसका ये यूज हो सकता है, देखो समझो, ऐसा हो सकता है कि जो आपने करवाया ना उससे आपको पता चला कि एग्जैक्ट क्या चेंज आया है। अब उस चेंज के अकॉर्डिंग अब आपको कितना और चेंज करना है, तो आप यहाँ पे फिर डिसाइड कर सकते हो कि अब मेरे को क्या टेस्टिंग डिवाइस करने हैं और क्या टेक्निक्स मेरे को आगे यूज करनी है कि और मैं चेंज कर पाऊँ। ठीक है, ये वैसे फिर दोबारा से यहाँ पे इंटरेक्टिव फेज आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, सॉरी, उसके बाद हम बात करते हैं चेंजिंग द स्ट्रेटजी इन अ टर्म ऑफ कलेक्टेड एविडेंस। अब हमने जो एविडेंस कलेक्ट किए बच्चों के बिहेवियर के बारे में कि उसके बिहेवियर में कितना चेंज आया, उन्होंने कितनी लर्निंग पावर, उन्होंने कितना टॉपिक को समझा है, तो उसके बेस पे हम आगे अपने क्या बनाते हैं, आगे हम अपना तरीका देखते हैं कि हमें आगे किस तरीके से उनको आगे काम करवाना है। ठीक है, ये था आपका पोस्ट एक्टिव एनालिसिस या पोस्ट एक्टिव, और इसको बोलते हैं एनालिसिस। तो इस तरीके से फेज, टीचिंग के 3 फेज हमने पढ़े, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ जी, टीचिंग कंडीशनिंग ये आपको बाद में बताती हूँ। हाँ, पहले ये देखते हैं। देखो, यहाँ से आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। टीचिंग ना एक होती है लो लेवल पे, एक होती है हाई लेवल पे। ठीक है, लो लेवल पे जो टीचिंग होगी सबसे पहले आती है कंडीशनिंग। मैं बताऊंगी अभी कंडीशनिंग होता क्या है। यहाँ पे आप कॉपी में नोट करना, शेपिंग ऑफ बिहेवियर, ये लिख लो, नोटबुक में लिखो शेपिंग ऑफ बिहेवियर, या ये लिख सकते हो चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर को चेंज करना, एक तरीके से बिहेवियर को शेप देना, ये नोट कर लेना। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है ट्रेनिंग। लो लेवल के 2 पार्ट है, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, फिर आता है इंस्ट्रक्शन, फिर आता है इंडोक्ट्राइनेशन। सबसे लास्ट में हम जाके इंडोक्ट्राइनेशन करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, बिहेवियर में चेंज करते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है, फिर हम उसको कंडक्ट करवाते हैं, नॉलेज देते हैं, फिर उसको बिलीव करवाते हैं। ये आगे मैं अभी पढ़ाऊंगी, हर एक फेज के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर होगा। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे इस चीज के अंदर कि इनका मतलब क्या है, ये क्या है। तो पहले हम कंडीशनिंग करते हैं, है ना। तो कंडीशनिंग करते हैं, कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है, देखो कंडीशनिंग में क्या होता है। आ, आपने, मैं देखो एग्जांपल देती हूँ आपको। हर किसी ना किसी के घर में पेट होगा, है ना, कोई ना कोई डॉग होगा। तो हम क्या करते हैं, पेट को हम ना आदतें सिखाते हैं कुछ, है ना, कि जैसे मान लो मैं एक बॉल को फेंक रही हूँ तो वो क्या करेगा, उसको लेके आएगा। मैंने फिर फेंका तो उसको मैं कुछ एक हैबिट जनरेट करवा रही हूँ उसके अंदर, कि अगर मैं मेरा हाथ ऊपर करती हूँ तो तेरे को खड़ा होना है, मैं अगर मेरा हाथ नीचे करती हूँ तेरे को बैठना है, अगर मैं तेरे को मेरा हाथ ऐसे हेलो करके दे रही हूँ तो तेरे को हैंडशेक करना है ना। तो मैंने वहां पे उसकी हैबिट जनरेट करवाई है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ह्यूमंस में, एनिमल्स में, ह्यूमन में कब करते हैं हम, जब बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, इनिशियल बच्चे जो होते हैं उनको नहीं करते हैं, क्लैप करो, माफी आ गई, नमस्ते करो, है ना, जय करो, ऐसे बोलते हैं, जय जय करो, हाथ जोड़ो, है ना। तो ये स्टार्टिंग में हम करवाते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन के अंदर किसी हैबिट को जनरेट करना। ठीक है, किसी भी हैबिट को जनरेट करने के लिए हम किसी भी पर्सन के अंदर कंडीशनिंग करते हैं। आदतों का निर्माण करना या व्यवहार का निर्माण किया जाता है इसके अंदर। क्या किया जाता है, व्यवहार को चेंज किया जाता है, आदतों का कोई निर्माण करता है। उसको क्या है कि अगर आप बोलोगे ना छोटे बच्चे को कि भाई अंकल आंटी आ गए नमस्ते करो, वो तभी नमस्ते कर देगा, क्योंकि आपने उसकी कंडीशनिंग की है, आपने उसकी एक अंदर हैबिट को जनरेट किया है। या कहीं भी वो मंदिर जाएगा तो मंदिर जाते ही वो अपने हाथों को क्या करेगा, नमस्कार मुद्रा के अंदर करेगा, क्योंकि आपने वहां पे उसकी कंडीशनिंग की है। ठीक है, तो बोलते हैं कि मैनी ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग मे बी टॉट टू द रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल, अलार्म, साइन, वार्निंग थ्रू कंडीशनिंग। ये सारी चीजें हम कंडीशनिंग के थ्रू सिखाते हैं कि भाई ये वार्निंग है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो समझ लो कि यहाँ पे आपको वार्निंग दी गई है, ये आपका साइन है, ये अलार्म है। ये सब स्टार्टिंग में हम करते हैं कंडीशनिंग में। ठीक है, कंडीशनिंग के अंदर होता क्या है कि मोस्ट ऑफ डिजायरेबल अनडिजायरेबल हैबिट, बहुत सारी ऐसे, जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी आदतें, कई बार बुरी आदतें भी बच्चे सीख जाते हैं, है ना। बिहेवियर आर क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग।
मोस्ट ऑफ द डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल हैबिट्स एंड बिहेवियर आर द क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है, बहुत सारी ऐसी हैबिट जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, कोई ऐसा बिहेवियर क्रिएट होता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडीशनिंग। ठीक है, जिसमें आप किसी भी पर्सन के अंदर हैबिट को जनरेट करने का काम करते हो, किसी एक नई हैबिट को जनरेट करवाते हो। इतनी चीज समझ आई? कोई भी माइक ऑन करके बोला। यस मैम। हाँ जी, ठीक है। अब देखो, अब हमने जो ये पढ़ा है ना, देखो ये ग्राफ से ही आपको समझ आ रहा है, जो ये सारे ना ये पार्ट है, सब पार्ट बोल सकते हैं हम टीचिंग के। जो ये मैंने तीनों की चारों की बात की है ना, ये टीचिंग ओवरऑल है, सब मतलब सबसे बड़ा टीचिंग है। उसके अंदर आते हैं, टीचिंग के अंदर कंडीशनिंग आते हैं, टीचर के अंदर, टीचिंग के अंदर ट्रेनिंग आता है, इंस्ट्रक्शन आते हैं, इंडोक्ट्राइनेशन आता है, ये टीचिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं एक बार। हाँ जी, सबसे पहले हमने देखा कि टीचिंग का एम क्या होता है, बच्चे के अंदर पोटेंशियल को डेवलप करना। इंटेक्चुअल, इंटेक्चुअल मतलब होता है बुद्धि, बुद्धिता को बढ़ाना, है ना, बुद्धिमत्ता को बढ़ाना, सॉरी। तो बुद्धिमत्ता का विकास करना और पोटेंशियल का विकास करना, उसके अंदर एबिलिटी को जनरेट करना, ये होता है टीचिंग। लेकिन कंडीशनिंग में क्या होता है, कंडीशनिंग में सिर्फ हम उसके यहाँ पे ना उसकी बुद्धि से कोई रिलेट नहीं होता, उसके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं होता, उसके बिहेवियर में बस चेंज करना होता है। ठीक है, सिर्फ बिहेवियर में, हैबिट में। अब देखो एक बात बताओ, जैसे ना हम किसकी बात करते हैं, डॉग का ही केस ले लेते हैं। कुत्तों को जैसे हम कुछ भी सिखाते हैं तो उसमें उनका इंटेलेक्चुअल काम नहीं करता, उनको बस वो चीजें रटाई जाती है ना। बच्चों को पहले 2 1 2 2 2 4 ऐसे क्या करते हैं, हम रटवाते हैं इन चीजों को। तो पहले हम उसके अंदर इसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन किया जाता है या किसी भी हैबिट को जनरेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होता है, जो टीचिंग का स्कोप होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े एरिया में होता है। लेकिन कंडीशनिंग का स्कोप तो बहुत छोटा हो गया। कंडीशनिंग के अंदर सिर्फ हैबिट को जनरेट करवाना है, लेकिन टीचिंग के अंदर तो हम क्या क्या चीजें करवाते हैं, मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल तक जाते हैं, है ना। मतलब स्किल्स सिखाते हैं उनको, अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करना सिखाते हैं, किस तरीके से उनके अंदर एक नई चीज जनरेट करते हैं। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, दबाव लगा लो एक तरीके से। टीचिंग के अंदर किसी भी तरीके का बार बार में दबाव जरूरी नहीं होता। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप पढ़ो, आप अपनी मर्जी से करोगे। लेकिन कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है, उसके ऊपर बेचारे के ऊपर प्रेशर डाल ही दिया जाता है। कुत्तों को अगर हम डॉग को ये सिखा रहे हैं कि बेहतर कोई करना है, तो हम बार बार करवाते हैं, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो। अब छोटे बच्चों को मैं बोलूंगी कि भाई ना, पेरेंट्स करते हैं कि नमस्कार करना है, नमस्कार करना है, नमस्कार करना है। तो इसमें रीइंफोर्समेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट में, टीचिंग के अंदर ना रिपीटेशन कोई नेसेसरी नहीं होता। हर टीचिंग के अंदर रिपीटेशन जरूरी नहीं होता कि आपको बहुत चीजें रिपीट कर करके करवाई जाए। लेकिन कंडीशनिंग, अगर सिर्फ आप एक बार बच्चे को बोलोगे कि ये नमस्कार ऐसे करते हैं, तो वो हैबिट जनरेट ही नहीं होगी। यहाँ पे आपको रिपीट करना ही पड़ेगा, रिपीटेशन बार बार करना पड़ता है, तभी जाके आप किसी के अंदर हैबिट को जनरेट कर सकते हो। टीचिंग के अंदर रिपीटेशन कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि आपको रिस्पॉन्स मिले। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश इन टीचिंग फॉर लर्निंग। नो, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई रिस्पॉन्स भी मिलेगा। अब एक बात बताओ, बहुत सारे मतलब मान लो मैं आपको स्टूडेंट और टीचर का ही रिलेशन है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरे को कोई नेसेसरी ये नहीं है कि मेरे को आगे से बच्चों का रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन कंडीशनिंग के अंदर तो रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी है, तभी हम बोलते हैं कि वहां पे वो कंडीशनिंग प्रोसेस हुई है। अगर मैंने बच्चों को सिखाया है हाथ जोड़ना, तो वो मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा। उन्होंने अगर हाथ जोड़ा है तो वही वहां पे कंडीशनिंग मानी जाएगी, कंडीशनिंग प्रोसेस हुई है। वरना कंडीशनिंग में अगर रिस्पॉन्स नहीं है तो वो कंडीशनिंग प्रोसेस ही नहीं है। ठीक है, अब अगर देखा जाए टीचिंग के अंदर करिकुलम आपका बहुत ज्यादा वाइड होता है, पाठ्यक्रम, है ना। आपका एक तरीके से पाठ्यक्रम ना बड़ा कंप्रेसिव होता है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे तो फिक्स होते हैं कि आपको सिर्फ ये करवाना है, इतना करना है, बस ये हैबिट जनरेट करनी है, ये कर लो। ठीक है, फिर बोलते हैं इन टीचिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन। टीचिंग के अंदर तो हम क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि रिटन टेस्ट ले लिया आपने, नहीं, हाँ एक बार बताना क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का, कोई भी किसी को पता हो तो।
एनीवन? गुणात्मक। क्वांटिटेटिव से तो यही समझ में आ रहा है, क्वांटिटी में ज्यादा होती है, और क्वालिटी मतलब जैसे कि जैसे आपने बताया टीचिंग में कि जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाना होता है, ये वो चीज। ओके, देखो मैं बताती हूँ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या है। In teaching, qualitative and quantitative techniques are used for evaluation. जैसे यहाँ पे देखो क्वालिटेटिव के अंदर होता है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्व भी करते हैं हम, जैसे टीचिंग के अंदर हम जो इवेलुएशन की प्रोसेस होती है सिर्फ बच्चे को देख के ही बता सकते हैं, है ना। इवेलुएट हम उसको क्वालिटेटिव सिर्फ देख, जिसको मेजर ना किया जा सके, सिर्फ देख के बताना है। ऑब्जर्वेशन के अंदर यही होता है, बच्चा अगर क्लास में इंटरेस्टिंग हंस रहा है, अच्छे से बैठा है, बिल्कुल सीधे तरीके से बैठा है, एक्टिव है, तो मैं बोलूंगी कि वहाँ पे इवेलुएशन ये मेरा इवेलुएशन करने की टेक्निक है, और मैंने बताया कि भाई हाँ इसको समझ आ रहा है, ये कर रहा है। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होता है कि आप मेजर करते हो, आपने उसका टेस्ट लिया, टेस्ट के अंदर नंबर आए, तो वहां पे वो होगी आपकी क्वांटिटेटिव, जिसके अंदर नंबर्स की बात होती है, ठीक है। और क्वालिटेटिव होते हैं जिसके अंदर सिर्फ आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो। तो टीचिंग के अंदर दोनों टेक्निक्स का यूज किया जाता है, लेकिन इवेलुएशन कंडीशनिंग के अंदर हम इवेलुएशन कैसे करते हैं, उसके बिहेवियर को देख के। एक तरीके से क्वालिटेटिव होता है ये, ठीक है। सिर्फ हम ये देखते हैं कि उसके अंदर उस बिहेवियर में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, तब हम बताते हैं कि प्रोसेस क्या होती है कंडीशनिंग, तब हम उसका इवेलुएशन करते हैं, ठीक है। अब टीचिंग के तो बहुत सारे लेवल होते हैं, ठीक है। टीचिंग प्रोसेस एक बहुत बड़ी प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे लेवल होते हैं, लेकिन कंडीशनिंग तो क्या है, सबसे लोवेस्ट लेवल है इंटायर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। कंडीशनिंग सबसे छोटी प्रोसेस आती है पूरी टीचिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है। ये तीन चीज समझ आई आपको? बताना एक बार। यस मैम। और टाइम और बताना मेरे को एक बार क्या होगा। 8:30 बज गए। इतनी जल्दी होगा टाइम? चलो, आज हमने क्या किया है, कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा है, ठीक है। एक मिनट निकाल लेते हैं एक बार थोड़ा सा ऊपर ऊपर से। डायग्नोस्टिक फंक्शन हमने देखा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन, वेरिएबल के फंक्शन हमने देखे। डायग्नोस्टिक, डिस्क्रिप्टिव, इवेलुएटिव के बारे में पढ़ा हमने। फेज ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। प्री एक्टिव प्लानिंग के बारे में, ठीक है, ये हमने होगा। इंटरेक्टिव के बारे में हमने पढ़ा, पोस्ट एक्टिव के बारे में पढ़ा, और टीचिंग एंड कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा। कल हम करेंगे कंडीशनिंग, ये होगा इतना, हाँ। फिर हम करेंगे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग के बाद करेंगे हम इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के बाद करेंगे हम इंडोक्ट्रिनेशन। तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा हमारा लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। अब मैं एक बार अपनी स्क्रीन ऑन करती हूँ और फिर आप से बातें करते हैं। तो आप बताएं अभी आपको क्या कितना समझ आया, क्या नहीं समझ आया, कुछ अभी पूछ ले मुझसे एक बार।